नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 21 जून और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिसे हम कहते हैं विश्व योग दिवस। अर्थात जो है आज अपने आप में पूरे विश्व में योग बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से योग की शुभकामनाएं हैं और योग को अपने जीवन में आप सभी लोगों को जो है क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए, उसे समाहित करना चाहिए अपने भीतर। योग जिसे हम अगर हम इसके अर्थ को समझे तो इसे कहा जाता है योगाश्चित्त निरोधा, अर्थात योग से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, हमारे विचारों में शुद्धता आती है और हमारा जुड़ाव होता है। योग मतलब क्या? जुड़ाव किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ, ईश्वर का हमारे साथ, हमारा प्रकृति के साथ, प्रकृति का हमारे साथ, मानव का मानव के साथ, मानवता का विकास। यही तो है योग अपने आप में, है ना। तो योग में फिजिकल एक्टिविटीज आती है, जैसे कि आपका सूर्य नमस्कार हो गया आपका, ठीक है, अन्य कई सारे भुजंगासन हो गया, कई सारे आसन हो गए। और इसी योग के अंतर्गत एक प्राणायाम आता है जिसे हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के नाम से जानते हैं। ये 7 नियम होते हैं, इसके 7 नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है। इन 7 नियमों के अंतर्गत आप जानते होंगे कि इसमें फिर इंटरनल बॉडी के लिए आपके सामने कपालभाति होता है, भस्त्रिका होता है, उज्जाई होता है, उद्गीत होता है ना। ये सब चीजें भी कराई जाती हैं अपने आप में। तो ये एक जो है अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। आप लोग डेली जो है योग को फॉलो कीजिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा ग्लोबली जो है सबसे बड़ी बात यह कि योग एक ऐसा चीज रहा कि जिसको एक ही साथ में जो है 100+ कंट्री ने तुरंत समर्थन दे दिया था कि भाई हाँ ठीक है, इसको मनाया जाना चाहिए। और 21 जून अपने आप में भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो 21 जून खास बात है। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर 21 जून को जो है ये जो चूज की गई डेट, आखिर 21 जून डेट ये क्यों चूज गई, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, शुभकामनाएं हैं आपको आप सभी लोगों को। बाकी इस पर मैंने एक आर्टिकल बनाया है तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन कि भाई क्या कुछ हमने जो है कल पढ़ा था। नंबर 1 पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, का 4 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 2025 16 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में उसने शुरू किया गया है। मैंने कल आपसे कहा था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग रेडी कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपसे यह भी कहा था कि राष्ट्रीय जो भी मानवाधिकार आयोग होता है उसके साथ साथ में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पढ़ लीजिएगा साथ साथ में। मैंने यह भी कल कहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है यह भी आप मुझे बताइएगा। तो ये कल मैंने आपको टास्क दिया था, अब आपने इसको पूरा कर लिया होगा तो एक क्वेश्चन लगभग आपका कंफर्म हो जाएगा, डैम श्योर है। आपने मेरी बात को सुना होगा इधर से और इधर से निकाल दिया होगा, तो जहां आप बैठे वहीं रह जाएंगे जीवन भर। टीचर की बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बात सीधी, मेरी बातें को चुभती बहुत होंगी आप लोगों को, मैं जानता हूं, बहुत गुस्सा आता होगा, सर कैसे बोल देते हैं। नहीं बोलूंगे तो आप काम नहीं करोगे, और काम अगर मेरी बात सुन के नहीं करोगे तो दिक्कत है। माता पिता की बात नहीं सुनोगे, ठीक है, टीचर की बात नहीं सुनोगे तो चीजें सफल हो नहीं सकती आपकी लाइफ में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज मेरी बातों को सुना करिए, ठीक है। अब मैंने कहा था राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, सॉरी उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। अब आपको नहीं पता था, आपने सर्च भी नहीं किया, आपने लिखा भी नहीं, और यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्या कीजिएगा? जीवन गोलगप्पा ऐसा हो जाएगा, क्या कीजिएगा भाई साहब। लेकिन सर्च कर लोगे, देख लोगे तो आ गया क्वेश्चन तो कर लोगे खट से, फिर गदगद हो जाएगा दिल, सर ने कहा था मैंने पूरा कर लिया था। नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, उत्तर प्रदेश महिला आयोग, इन पर प्रश्न पूछता ही पूछता है, एक बार हर हाल में एक प्रश्न पूछता है, क्या कीजिएगा? नहीं कीजिएगा तो चलिए आगे। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में देश के पहले पनडुब्बी रोधी सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ये बड़ी जो है अपने आप में एक जो है अचीवमेंट है नौसेना के लिए। नई दिल्ली स्थित रूसी हाउस में पहला रूसी भारतीय युवा मंच का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन भारत में रूस के दूतावास तथा युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से इसको किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF बोलते हैं, ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी की है। कल इसके डेटा को मैंने आपको कराया था कहां पर कैसे कैसे क्या कुछ है। आइसलैंड ने 16वीं बार शीर्ष स्थान जो है हासिल कर लिया है। आगे 15 अगस्त 2025 से 3000 की कीमत वाला नया फास्ट ट्रैक जो है आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी अपने आप में एक बड़ी राहत भरी खबर है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए
पंचायती राज मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भाषणी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर के जरिए एक महत्वपूर्ण सहयोग को औपचारिक रूप दिया है। इसका उद्देश्य पंचायती राज शासन में अधिक समावेशिता और बेहतर पहुंच के लिए कटिंग एज एआई पावर्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अपने यहाँ पे भाषणी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में एक बार हमने आपको डिटेल्स में जानकारी प्रदान की थी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है 18 जून 1946 को गोवा के मडगांव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर जुलियाओ मेंजेस ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ जो है सार्वजनिक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसने गोवा के लोगों में आत्मविश्वास जो है जगाया। आप जानते होंगे गोवा मुक्ति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। लगभग 450 साल के करीब करीब जो है पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर शासन किया था। ठीक है, उसके बाद फिर अंतर्गतता जो है ऑपरेशन विजय था, शायद है आई थिंक, है ना, ऑपरेशन विजय के अंतर्गत जो है गोवा को मुक्त करा लिया गया। ऑपरेशन विजय ही था या कोई और ऑपरेशन था, क्या नाम था? आप लोग अगर पता है कमेंट करिएगा मुझे। गोवा को जो मुक्त कराया गया वो किस ऑपरेशन के अंतर्गत कराया गया? ऑपरेशन विजय था या कुछ और था? बताइएगा मुझे आप लोग। चलिए, कल के प्रश्न का उत्तर भैया आप सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया था। ठीक है, चलिए आइए अब आज का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला टॉपिक हमारे सामने, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं। और सेबी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सेबी आप लोग इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, है ना? सेबी के बारे में नहीं पढ़ते होंगे तो पढ़ लीजिएगा, सेबी के बारे में प्रश्न पूछता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, सेबी ने भारतीय वित्तीय बाजारों को अधिक कुशल, समावेशी और निवेशक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुधारों की क्या कर ली है? घोषणा की, ताकि मार्केट जो है क्या रहे, यानी कि भारतीय वित्तीय जो बाजार है उसमें चीजें बेहतर ढंग से हो और इकोनॉमी हमारे आगे बढ़े। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो यही से बन जाएगा। तो दूसरा वाला प्रश्न की बताओ, सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आप कहेंगे सर तुहिन कांत पांडे हैं। और ये जब सेबी के अध्यक्ष अभी हाल ही बनाए गए थे तो मैंने आपको प्रश्न भी कराया था कि भाई कौन है अध्यक्ष, तो तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, तो तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भैया वित्तीय बाजारों को हमें सरल बनाना है और अच्छा बनाना है ताकि चीजें बेहतर ढंग से हों। सबसे बड़े बदलाव में से एक यह है कि स्टार्टअप संस्थापकों को अब अपनी कंपनियों के आईपीओ आने के बाद भी अपने कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना ESOPs को बनाए रखने की अनुमति होगी अपने आप में। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप पे, इसको ध्यान रखिएगा। और कई सारे महत्वपूर्ण जो चीजें कही जाती थी। इससे पहले संस्थापकों को आईपीओ के बाद प्रवर्तक माना जाता था और वे ESOPs के लिए पात्र नहीं थे। तो ओवरऑल यहां पर सुधारों की बातें की गई हैं कि किस किस तरीके से सुधार इसमें किया जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर सेबी चर्चाओं में है तो सेबी के बारे में आप प्रश्न यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको बोलते हैं। अब सेबी के बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं यहां पर। सेबी, तो सेबी का नाम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कई बार सेबी के फुल फॉर्म के बारे में पूछ लेता है आपसे, तो इसको याद रखिएगा। यह भारत की पूंजी बाजारों का नियामक है, यानी कि क्या है? पूंजी बाजार का एक तरीके से रेगुलेटर है, अपने यहां पर रेगुलेट करता है चीजों को, पूंजी बाजारों को। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? भारत में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, पूंजी बाजार का विकास करना और उसमें अनुशासन बनाए रखना, यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हितों का ख्याल रखना, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना, ठीक है, पूंजी को सही ढंग से लगाना, कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब काम जो है सेबी का है। और इसीलिए सेबी ने क्या किया है? सेबी ने जो भारतीय वित्तीय बाजार हैं उनको मजबूत करने के लिए कई सारे सुधार बताए हैं और उन सुधारों के अंतर्गत यहां सारे पॉइंट यहां पर आपके सामने लिखे गए कि क्या क्या सुधार जो है किया गया है, ताकि कोई दिक्कत ना निवेशकों को हो ना पूंजी बाजार को जो है हो अलग से। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है। और सेबी क्या है? सेबी दरअसल गैर सांविधिक निकाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कई बार संस्थाओं के बारे में पूछता है कि यह संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है अपने आप में। ओके, कानूनी दर्जा इसे 30 जनवरी 1992 को संसद के अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया। मुख्यालय इसका सेबी का कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्या है? तुहिन कांत पांडे हैं। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपको क्या करना है? याद कर लेना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना इसको नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना? याद रहेगा सारे पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। एसबी, अब सेबी के कार्य है यहां पे लिखे हैं। तो निवेशकों का संरक्षण नंबर 1 इसका कार्य है। ठीक है, निवेशकों को भाई जो भी निवेश करेगा उसको संरक्षण तो करना आवश्यक है ना। इसके लिए संरक्षण नहीं करेगा अगर सेबी
तो दोबारा से निवेशक क्या वहां पर पैसा लगाएगा? बाजार में नहीं लगाएगा, इंडियन मार्केट में। सिंपल सी बात है। विनियमन रेगुलेशन करता है किसका? शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों आदि का क्या करता है? ये रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता था, जिनका नियमन करता है। रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? सेबी है अपने आप में। विकास डेवलपमेंट, पूंजी बाजार का स्वस्थ और संतुलित विकास सुनिश्चित करना, यानी कि डेवलपमेंट करता था। और अनुशासन बनाए रखना, यानी कि इनसाइडर्स ट्रेडिंग फ्रॉड जैसे कृत्यों को रोकता भी है, यानी कि कोई ऐसी गतिविधि ना होने पाए जिससे जो है भारतीय वित्तीय बाजारों को नुकसान झेलना पड़े। तो ये सारे क्या है? सेबी के कार्य हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो कभी शॉर्ट नोट्स अगर आए तो इसके सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आप बताइए कि सेबी ने स्टार्टअप संस्थापकों को आईपीओ के बाद भी जो है ESOPs जारी रखने की अनुमति दी है। ठीक बात है। अब सार्वजनिक निजी क्षेत्र के उपक्रम शेयर धारकों की मंजूरी से सच्चे रूप से शेयर बाजार से डिलिस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सेबी ने सरकारी बॉन्ड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों के लिए नियम और अल्पाना सरल कर लिए हैं। क्या होगा इसका? नीचे देखे कोटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा इसका सही? मुझे लगता है सभी कथन सही हैं क्या इसमें? ऐसा है क्या, या मैं रॉन्ग हूं? बताओ, देखते हैं आप लोग बता पाते हो नहीं बता पाते हो। डी बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन इसमें सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, खूब आएंगे। तो जब भी कोई चीज आप पढ़िए तो क्या करिए? उसको डिटेल्स में बढ़िया तरीके से याद करिए, है ना, ताकि भूले ना आप उसको। ओके, आइए ऑपरेशन सिंधु, ये अभी चर्चाओं में है और बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, मतलब कॉमन सा टॉपिक है। और आप जानते हो कि ईरान इजराइल जो है अभी क्या है, युद्ध में जो है लगा हुआ है और उसे में एक ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, यानी कि भारत ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है अपने आप, ताकि ईरान से निकाला जा सके अपने जो है नागरिकों को। ठीक है, अभियान के पहले चरण में तेहरान में भारतीय दूतावास ने कल क्या मतलब परसों नरसों के उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला और उन्हें सुरक्षित आर्मेनिया भेजने में मदद की अपने आप में। ये छात्र सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी जो है एरेवन पहुंचे अपने आप में। ठीक है, ईरान इजराइल युद्ध का भारत प्रभाव, ये एक बड़ा जो है अच्छी चीज है। हालांकि इस पर एक मैंने आर्टिकल कराया था कि ईरान और इजराइल का युद्ध जो हो रहा है उसका भारत पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं देखा होगा ईरान इजराइल का तो आप प्लीज देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, फिलहाल आज हम ईरान और इजराइल के युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। कई मायनों में असर पड़ेगा। आप जानते होंगे, मैंने परसों नरसों भी आपको समझाया था कि दरअसल क्या है ना, एक सबसे जो बड़ी समस्या के रूप में है वो ये है कि भारत दरअसल क्या है, इसको थोड़ा सा आप इसको समझिए, यूं तरीके से समझिए कि भाई क्या समस्या झेलनी पड़ सकती है। सबसे बड़ा कूटनीतिक रूप से क्या समस्या भारत के सामने आएगी उसको देखिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, जैसे कि यह है कि आपका भारत है, इंडिया है, ठीक है, यह आपका भारत, ठीक, और इधर चल रहा है युद्ध किसका? ईरान और इजराइल का। ठीक है, यह हो गया आपका ईरान और इधर हो गया आपका इजराइल। अब इस इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। ठीक है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। और सपोर्ट कर रहा है कौन सा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। और इधर ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है? आपका रूस और आपका इधर चाइना, चीन। ठीक, अब देखो, अब मजेदार बात यह है कि भारत का जो संबंध है, ये जो भी आप देश देख रहे हैं इन सभी देशों के साथ अच्छा है। ईरान के साथ भी आप जानते होंगे भारत का संबंध अच्छा है और इसके माध्यम से आपने जानते होंगे क्या, चाबहार जो पोर्ट है, क्या चाबहार पोर्ट, ठीक है, चाबहार पोर्ट भारत इस पर काम कर रहा है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के लिए चाबहार पोर्ट ईरान का बहुत क्या है, आवश्यक है अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा ईरान के साथ तेल जो हम खरीदते हैं, तेल लेते हैं, तो एक मामला ये चाबहार वाला हो गया, दूसरा तेल वाला हो गया, तेल जो हम लोग लेते हैं वहां से। ठीक है, इसके अलावा अगर बात हम इजराइल करेंगे तो इजराइल के साथ भी हमारी दोस्ती खूब अच्छी है और इसके साथ जो है हमारे 3 बड़े समझौते हैं इसके साथ। किसके साथ में? इजराइल के साथ में। एक समझौता किसका है? साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा है, साइबर सुरक्षा का। ठीक है, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में हमने खूब इन्वेस्टमेंट कर रखा है कृषि क्षेत्र का। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमले हथियारों के मामले, हथियार वेपन्स, सामरिक दृष्टिकोण से, तो ये हमारे कई सारे समझौते यहां पर हैं, साइबर सिक्योरिटी का, कृषि क्षेत्र का और हेल्थ का। तो भारत ये नहीं कह सकता है ईरान इजराइल में कि भैया
हम केवल तुम्हारे साथ हैं, या इजराइल से नहीं कह सकता कि हम केवल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं है। भारत को दोनों को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि भारत के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। अच्छा, अब अगर किसी एक की तरफ जाएगा तो भी समस्या है, क्योंकि ये जो देश सपोर्ट कर रहे हैं इनको अलग अलग, अमेरिका कहेगा हे भाई तुम इनको काहे सपोर्ट कर रहे हो ईरान को, और अगर भारत ने इसको सपोर्ट किया तो रूस कहेगा यार बताओ हम तुम्हारे इतने अच्छे मित्र हैं और तुम हमको छोड़ के सनम इसके इधर चले गए, तो तब दिक्कत है। भारत के सामने इसमें सबसे बड़ी जो कूटनीतिक समस्या है वो ये है कि भारत अभी इसमें बैलेंस करे तो करे कैसे। अगर युद्ध और आगे बढ़ता है तो ये समस्या विकट हो जाएगी अपने आप में भारत को। लेकिन जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसा हो तो मुझे लगता है कि भारत की जीत, कूटनीतिक जीत हर, और डिप्लोमेसी में भारत बहुत आगे है, तटस्थता रखेगा यहां पर, ठीक है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तटस्थ रहेगा, दोनों को समझाएगा बुझाएगा और दोनों की बात सुनेगा, दोनों की बात को आगे बढ़ाएगा। ये नहीं कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि, और वैसे भी खाड़ी, कई सारे जो खाड़ी देश हैं, अगर अमेरिका की तरफ जाएंगे तो खाड़ी देश भी क्या है अपने आप में, आप भारत के पक्ष में आएंगे अपने आप में, वो उनका साथ भी संबंध अच्छा है अपने आप में। तो ये समस्या एक बड़ी देखने को मिल रही है अपने आप में, है ना। खैर एनीवेज, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए हम इसको अलग अलग रूप में इसका हम प्रभाव देखते हैं, ठीक है। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, आर्थिक प्रभाव तो ये पड़ेगा, ठीक है। पश्चिम एशिया विशेषकर ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक आता है, आप जानते होंगे। अगर युद्ध में यह भिड़ गया तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। युद्ध की स्थिति में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी, सिंपल सी बात है भाई, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ेंगी। और होर्मुज जलडमरू मध्य, याद है आपको मैंने समझाया था, होर्मुज जलडमरू मध्य भी प्रभावित होगा, अपने आप में दिक्कत होगी। बाकी समुद्री सीमाएं भी भारत के लिए दिक्कत करेंगी और कई सारी समस्याएं। आइए हम इसको यहां पर देखते हैं क्या करके, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, अतः पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि कीमतें भी भारत में बढ़ जाएंगी। भारत में वैसे भी महंगाई लोग चिल्लाते रहते हैं, और जहां मामला ये बढ़ गया वहां पर दिक्कत हो जाएगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक समस्या भी सामने उभर के आ सकती है भारत में। इसके अलावा इससे महंगाई अर्थात इन्फ्लेशन और राजकोषीय घाटा अर्थात फेशल डिफिसिट जो है बढ़ेगा अपने आप में। ये एक सबसे बड़ा जो है संकट की घड़ी हमारे सामने आएगी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो। आगे भारतीय प्रवासियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हो कि पश्चिम एशिया में 80 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या कहां पर रहती है आपका, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और ओमान। और जब युद्ध छिड़ेगा तो ये सभी देश जो है क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे अपने आप पे। तो ये समस्या अपने आप पे भारत के लिए। युद्ध की स्थिति में इन प्रवासियों की सुरक्षा और रोजगार जो है क्या होंगे, प्रभावित होंगे, इंपैक्ट पड़ेंगे अपने आप पे। यदि तनाव बढ़ता है तो भारत को वहां से निकासी अभियान जो है चलाना पड़ सकता है, जैसा कि यूक्रेन युद्ध या खाड़ी युद्ध के समय हुआ था, और जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है अपने आप में। तो ये एक बड़ी समस्या अपने आ आएगी। व्यापार और निर्यात पर असर पड़ेगा। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, ऊर्जा व्यापार और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जैसे समझौते हैं, और अगर युद्ध में जो है जाता है तो दिक्कत होगी भारत के लिए अपने आप में। युद्ध की स्थिति में चाबहार पोर्ट पर काम प्रभावित हो सकता है, जो भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक रणनीतिक रास्ता भी होता है अपने आप, तो यह समस्या पड़ेगा अपने आप में। इजराइल के साथ भी भारत के रक्षा और तकनीकी सहयोग हैं, वह भी जो है जोखिम में आ सकते हैं अगर दोनों युद्ध में फंसते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो कूटनीतिक दबाव और संतुलन, यह मामला फंसेगा, जो कि अभी हमने आपको समझाया कि भारत, ईरान, इजराइल दोनों के साथ अच्छे संबंध है। युद्ध की स्थिति में भारत को तटस्थ रहने की नीति अपनानी पड़ सकती है, परंतु वैश्विक दबाव जैसे अमेरिका, रूस या यूनाइटेड नेशन का रुख झेलना पड़ सकता है कि भैया तुम बोल कह नहीं रहे हो, तुम चुप रहोगे तभी तो समस्या है। रूस कहेगा अरे भाई तुम चुप कहे हो, हमारी तरफ से बोलो ना। अमेरिका कहेगा हे भाई तुम हमारी तरफ से बोलो, तो यूनाइटेड नेशन भी कहेगा। तो अगर भारत तटस्थता की नीति अपनाता है तो भी भारत के लिए समस्या के रूप में आएगा, क्योंकि बड़ी कंट्रियां, ऐसा नहीं कि एक तरफ छोटी कंट्री, एक तरफ एकदम बड़ी कंट्री नहीं, दोनों तरफ बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रभुत्व रहेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर भारत तटस्थ रहता है तो भारत को जो है कहीं ना कहीं जो अलग देशों का जो वो है वो उसको झेलना पड़ सकता है ना, एक प्रॉब्लम अपने आप पे। ठीक है, चलिए खैर आगे ये बात है। अब आप बताइए ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सिंपल सी बात है, ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है ना, आइए आगे। वैश्विक पवन दिवस भाई साहब ये चर्चाओं में है, ग्लोबल विंड डे इसको बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है, हर साल ये 15 जून को मनाया जाता है। आप जानते होंगे ग्लोबल जो विंड दिवस है अपने आप में बहुत अच्छा है,
और पवन ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं, भारत में पवन ऊर्जा विगत कई वर्षों में क्या हुआ, विगत कुछ वर्षों में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और इसका प्रमुख कारण क्या है, सरकार ने जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस होता है उसको बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। और नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को बढ़ाने के तत्वावधान में ही हम पवन ऊर्जा के मामले में तीसरी सबसे बड़ी जो है ऊर्जा के रूप में शायद आई थिंक आगे आए हुए हैं। नहीं, तीसरी नहीं है, आगे है, तीसरी नहीं है शायद, सॉरी। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, पवन ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाना और यह दिखावा देना कि एक स्वच्छ, हरित और सतत ऊर्जा कैसे होती है। आई थिंक बिजली उत्पादन में शायद हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं, आई थिंक, है ना। चाइना है, अमेरिका, फिर भारत है शायद, है ना। अभी आगे प्रश्न आएगा अभी उसका, चलिए देख लेंगे अभी आगे। ठीक है, और यह दिवस ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और विंड यूरोप द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। 2024 के अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो क्या, कि पवन ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। तो 3 देश कौन से हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो तुरंत गूगल कर लीजिए, फट से कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रमुख राज्यों की बात करें अगर हम विंड एनर्जी में, तो आपका तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान पवन चक्कियां खूब चलती हैं, अगर आप देखेंगे गुजरात वगैरह में, है ना। चलिए, उद्देश्य क्या है, पवन ऊर्जा की महत्ता और क्षमता के बारे में क्या करना, जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है हरित ऊर्जा विकल्प को प्रोत्साहित करना, लोगों को यह समझाना कि पवन ऊर्जा कैसे साफ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा प्रदान कर सकती है। पवन ऊर्जा को हम लोग ग्रीन एनर्जी के रूप में भी जानते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पवन दिवस मनाने वाले प्रमुख संगठन कौन से हैं, यूएनडीपी या फिर यूनेस्को या फिर जेडब्ल्यूईसी या फिर विंड यूरोप या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और यूएनईपी या एफएओ और डब्ल्यूएचओ। क्या होगा, ये होगा, बी वाला होगा ना। अच्छा एक बात और, इसमें जितने संगठन नाम लिखे ना इनको आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपका टास्क है। नंबर 1 यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको तैयार करना है आपको। यूनेस्को, इसके बारे में तैयार करना है आपको। ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यूएनईपी, ये तो हो गया, यूएनडीपी और यूएनईपी ये भी पढ़ना है। एफएओ क्या होता है पढ़ना है, और डब्ल्यूएचओ। ये तो कितने संगठन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 संगठन जो आपके हैं, 6 के 6 ऑर्गेनाइजेशन, इनको आपको आज ही क्या करना है, तैयार करना है। ये आपका होमवर्क है, आपका एसडब्ल्यू है, ये आपको एनी हाउ रेडी करना ही करना है, बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, और अगर कोई समस्या आपको होती है तो सीधे आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे 8604409201। ठीक है, 8604409201, इस पर आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ओके, चलिए, और ये जो मैंने 6 संगठन बताए हैं इनको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। यहां पर प्रश्न खूब बनते हैं एग्जाम में। इनके अध्यक्ष कौन है, इनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इनका मुख्यालय कहां पर है, ये सब फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। चलिए आइए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 यह भी हाल में जारी कर दी गई है। और इस रैंकिंग में जो भारत में आईआईटी दिल्ली को जो है सबसे प्रथम स्थान, मतलब अगर हम भारत के प्रवेश की बात करेंगे तो दिल्ली को पहला स्थान मिला है, शीर्ष स्थान पर। उसके बाद फिर आगे कई सारे आपके जो है आएंगे, आपके क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज आएंगे। ओके, तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग आई है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत के कई सारे संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार बहुत अच्छा किया अपने यहाँ पे। ये सबसे बड़ी बात है इस बार की है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के जो यूनिवर्सिटी जो पिछले वर्ष जो है बड़े पायदान पे थी, ठीक है, तो अब उन्होंने अपने रैंक को बहुत अच्छा सुधार किया, ये एक अच्छी बात है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कुल 54 भारतीय संस्थानों को स्थान दिया गया है, जो भारत के लिए अब तक का सर्वोच्च स्थान है। यानी कि इस रैंकिंग में 54 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, नहीं तो कम ही रखा जाता था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी दिल्ली जो है शीर्ष रैंक वाला भारतीय संस्थान बनकर उभरा है, जो वैश्विक स्तर पर कितने स्थान, 150वें स्थान पर है। यानी कि ग्लोबली आईआईटी दिल्ली 150 प्लेस पे है, ठीक है, जबकि इंडिया में पहले स्थान पर अपने आप पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो वैश्विक स्तर पर 150वें स्थान से 130वें स्थान पर, सॉरी 150वें स्थान से 123वें स्थान पर आ गया, सॉरी, ठीक है। अभी पहले कितना था, 150 था, और अब कितना हो गया, 150 से हो गया है 123rd स्थान पर। यानी कि एक बड़ा जो है सुधार इसने आईआईटी दिल्ली ने किया है अपने आप पे, ठीक है, जो अब तक का उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी कि कहां 150 और कहां 133, तो ये एक बड़ा आंकड़ा जो है छुआ है आईआईटी दिल्ली ने। भारत ने क्यूएस रैंकिंग में प्रतिनिधित्व में
390% की आश्चर्यजनक वृद्धि की है। 390% की वृद्धि, यह बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है। पिछले एक दशक में भारत ने क्यूएस रैंकिंग में प्रतिनिधित्व में 390% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो G20 देशों में सबसे तेज वृद्धि है अपने आप में। पिछले साल के रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान IIT बॉम्बे था, इस साल 118वें स्थान से फिसलकर 129वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। और IIT मद्रास ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए 47 पायदान की छलांग लगाई है और 180वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल जो है ये 227वें स्थान पर था। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से अलग अलग संस्थानों ने अपने रैंकिंग में सुधार किया हुआ है, ठीक है। ये सब बाकी और पॉइंट और यहां पर दिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, वैश्विक शीर्ष 100 में से 5 संस्थानों ने भी स्थान प्राप्त किया, यानी कि जो टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से 5 संस्थान जो आपके इंडिया के हैं, 95 अलग के हैं, 5 इंडिया के हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। सूची में अन्य भारतीय संस्थानों में आपका IIT खड़गपुर जो है 215, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको बोलते हैं 219, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय 328 शामिल हैं। निजी विश्वविद्यालय जैसे बिट्स पिलानी 668, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 851 से 900, इतना ये लोग शामिल हैं इसमें। तो ये भी आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, वैश्विक स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने लगातार 14वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो ये आपको टॉप पे है, ग्लोबली टॉप पर है। ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अब इस पर आपके सामने प्रश्न बनेगा, अब बताइए, और इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे मुझे। ये यहां पर संस्थान है, ये इसकी क्यूएस रैंकिंग है और लिखा, अब आपको बताना है कि इसमें से इसके अनुसार कौन सा इसमें से सेम मैच कर रहा है, क्यूएस रैंकिंग किसकी सेम मैच कर रही है, बताइए मुझे। ध्यान से पढ़िए, मुझे इसका उत्तर दीजिए। देखते हैं, अब ऐसे ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है, या फिर क्या कहते हैं वर्ल्ड ग्लोबली कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है, ऐसे प्रश्न पूछेगा आजकल। अब इसी में आप लोग घूम जाते हो, फिर कहते हो सर पेपर बदल दिया है सर, पैटर्न सर बदल दिया है सर, सब फैक्चुअल डेटा मत पूछिए सर। रोने लगते हो आप लोग, पढ़ते नहीं हो, रोने लगते हो आप। जब आप कोई पढ़े रहोगे तो प्रश्न कैसा ही बना लेगा, आप कर ले जाओगे। जैसे कल परसों मैं अपने चैनल पर लाइव था, मैं कई लोग कहते हैं सर ऐसा फैक्चुअल डेटा पूछता है क्या। अरे महाराज, जब फैक्ट पढ़ोगे अच्छी तरीके से तो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दोनों हो जाएगा अपने आप में, है ना। लेकिन पता नहीं क्या, जब सर एक चीज हर एक चीज आप पढ़े रहोगे तो प्रश्न क्या है, चाहे जैसे बना ले, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल बना ले, चाहे वो फैक्चुअल बना ले, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब और मुझे पता है कि अगर आप इसको पढ़ते अपनी किताब मैगजीन में से, तो आप दो चीज केवल पढ़ते, क्या पढ़ते कि टॉप यूनिवर्सिटी जो है कौन सी है वर्ल्ड लेवल की, और भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, और भारत में जो प्रमुख प्रमुख संस्थान उनको पढ़ के आप छोड़ देते, बस और कुछ भी नहीं पढ़ते। मुझे पूरा यकीन था मुझे, और यही गलती आप करते पढ़ते समय। लेकिन नहीं, अब आप सोचिए कि प्रश्न कैसे पूछ सकता है, उस प्रश्न की पूछने की प्रैक्टिस भी करिए, तो प्रश्न अब ऐसे बनेगा। अब आप नहीं पढ़े रहेंगे सही से तो आप भूल जाएंगे। तो अब बताओ इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, ये वाला हो जाएगा, आई थिंक ए होगा। तो इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विश्व योग दिवस, ये मैंने बताया था कि प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, और 2025 योग दिवस की थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ, ये वन हेल्थ, ये थीम है इस बार की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इस बार का आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। 2015 में शुरुआत की गई थी ना, 2015 में तो शुरुआत किया गया था, तो 2015 10 क्या होगा 25, 10 साल हो गए इसके पूरे, है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप यहां पर कुछ लिखा रखा है। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान जो है विश्व योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाए जाने की बात कही थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया, और 193 देशों में से 117 देशों ने इसका समर्थन कर दिया। बताइए कितनी बड़ी बात है कि 193 जो है कंट्री थी, उसमें से 177 कंट्री ने इसका समर्थन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी कि इस एक मुद्दे पर इतने कंट्रीज का समर्थन प्राप्त हो गया हो, ठीक है। तो ये सब बातें थी। और पहला योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं। अब आप बताइए, ये कुछ फैक्ट यहां पर नोट किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 21 जून ही क्यों चुना गया, क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन ग्रीष्म संक्रांति होता है, और योग के दृष्टिकोण से भी यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 21 जून को चुना गया था। आइए, 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है,
अच्छा एक बात और सुन लिए, योगा प्लीज आप लोग मत कहा करो, योगा नहीं होता, योग होता है। ये लिखा है ना YOGA, ये लिखा योगा है बट इसको बोलेंगे योग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप योगा नहीं करेंगे, योगा कोई शब्द ही नहीं होता है, जैसे योग, योग ये हो गया योग, ठीक। और आप क्या बोलते हो, योगा बोलते, क्या बोलते हो, योगा। अब आप बताओ इस योगा शब्द की क्या कोई मीनिंग होती है? नहीं होती भाई, योगा नहीं होता है। ऐसे ही आप गलती और करते हैं, ओम में गलती करते हैं। आप लोग ओम को ओम पढ़ते हो, कभी नोटिस किया आप लोग? नहीं नोटिस किया, देख लो एक बार। ओम जिसको आप लोग ऐसे लिखते हो, ये और ये कौन सही है? ये सही है या ये सही है? कौन सा सही है? ओम जो शब्द हम लोग बोलते हैं कौन सही है? ये ओम नहीं लिखा है, ये ओंग लिखा है। क्या लिखा है? ओंग लिखा है, ओम नहीं है ये। हम इसको बस ओम ओम खाली पढ़ते, ओम ये है, ये क्या है? ये है ओम। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ओम नहीं होता है, ओम नहीं होता है ना, ओम होता है, होता ओ उम, ओम। इसका अर्थ निकालेंगे, इससे अकार, इससे उकार और इससे मकार। अकार, उकार और मकार, मकार जिसके कई सारे नाम होते हैं, इसी में परमात्मा के कई सारे नामों का उल्लेख किया गया है। इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, व्याकरण की बात है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको मत करिएगा, ये ओम लिखा है, ओम नहीं लिखा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये हो गया अपने ओ छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, अष्टांग ओंग हो गया, ओ ओम। ओम कहां लिखा है बताओ? ऐसे ही आप ज्ञा और ज्या में अंतर नहीं कर पाते हैं, ज्ञा ज्या। ये इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? इसको आप लोग पढ़ते हैं ज्ञा। इट्स नॉट ए ज्ञा, इट्स ए ज्या। ज्ञानी, ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खैर बहुत अशुद्धियां करते हैं हम लोग, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। आप लोगों के साथ ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी ही होता है। कभी अपने मोबाइल के कीबोर्ड में हिंदी वाले में जाना और वहां पे लिख के देखना कि ज्ञानी, ज्ञा कैसे लिखा जाता है, तब आपको बताएगा। राष्ट्रपति निकेतन जनता के लिए खोला गया है, ये आपके सामने है चर्चाओं में। तो राष्ट्रपति निकेतन जनता के लिए खोल दिया गया है। 186 साल पुराना यह राष्ट्रपति का विश्राम गृह अब 24 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आप जानते होंगे राष्ट्रपति महोदया जो है उत्तराखंड के दौरे पर हैं अपने आप पे, है ना। चलिए आइए, 21 एकड़ में फैला राष्ट्रपति निकेतन, आई थिंक ये शायद राजपुर रोड पे है। अगर आप कभी देहरादून गए होंगे, मैं तो लंबे समय तक वहां पर रहा है मेरा आना जाना, तो राजपुर रोड जिसको हम लोग मसूरी रोड भी बोलते हैं, राजपुर रोड, और राजपुर रोड पर भी ये बहुत अच्छा जो है मनोरम स्थान है या राष्ट्रपति निकेतन। बहुत बहुत सुंदरतम स्थान है, घने जंगलों से घिरा हुआ है अपने आप में। राजपुर रोड देहरादून की सबसे वीआईपी रोडों में से माना जाता है राजपुर रोड, ठीक है। तो आप कभी जब आप देहरादून जाते हैं तो राजपुर रोड होके ही जाते हैं आप लोग, है ना, क्लेमेंट टाउन होते हुए निकलते हैं आप, ठीक है। तो यहीं पर वो स्थित है और ये जनता के लिए अब खोल दिया जाएगा। और इस राष्ट्रपति निकेतन, जिसे पहले हम लोग राष्ट्रपति आसियाना भी कहा जाता था, अब राष्ट्रपति भवन और उसकी विरासत से नागरिकों को जोड़ने की पहल के तहत दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। यह इमारत पहले राष्ट्रपति अंगरक्षक के घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाती थी पहले, ठीक है। अब इसे एक विरासत संग्रहालय में बदला गया है, जहां कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा एक और बड़ी परियोजना राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी रखी जाएगी। यह 132 एकड़ में बनने वाला एक पार्किंग पार्क होगा, ठीक है, जिसे अगले वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पार्क में थीमेटिक गार्डन, तितली उद्यान, एक सुंदर झील, पक्षी विहार, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, स्पोर्ट्स जोन, साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक, जल संरक्षण प्राणी और आउटडोर लर्निंग इंस्टॉलेशन इसमें शामिल होंगे। तो ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा एक अच्छे जो है कदम उठाए जा रहे हैं इस समय, है ना। चलिए, यह एक लिविंग क्लासरूम की तरह विकसित किया जाएगा जो पर्यावरणीय जागरूकता, प्रकृति से जुड़ाव, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देगा अपने आप पे, ठीक है। अब आप बताइए कि राष्ट्रपति निकेतन को पहले किस नाम से जाना जाता था? बड़ा आसान सा है, राष्ट्रपति आसियाना के नाम से जाना जाता था। बस डी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिडे विश्व रैपिड एंड विड्स टीम चैंपियनशिप, ये भी चर्चाओं में भी रहा है। ये क्या है भाई साहब, आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फिडे विश्व रैपिड एंड विड्स टीम चैंपियनशिप के दूसरे चरण के लिए विड्स सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने जीत दर्ज कर ली है, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिव्या ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी होऊ इफान को शिरकत दी है। हेक्सा माइंड शतरंज क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए 18 वर्षीय दिव्या ने 74 चालों के रोमांचक मुकाबले में इफान को शिकस्त दी है। विड्स फॉर्मेट में दिव्या ने 8 में से 6 गेम जीत, 1 ड्रा और सिर्फ 1 हार दर्ज की है, जिससे उनकी एलीट परफॉर्मेंस रेटिंग जो है कितनी हो गई है? 2606 रही है। तो ये बात आपको क्या करना, याद रखना, ठीक है। चलिए, बाकी इसके बारे में
उन्हें तीसरे स्थान के प्लेऑफ में दबदबा बनाया, जिससे उनकी टीम ने दोनों राउंड में उज्बेकिस्तान को 3.5 2.5 से हरा दिया। ठीक है, कांस्य पदक जीता मतलब हरा करके। तो ये सारे फैक्ट इनके बारे में दिए रखे हैं, इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। रैपिड फॉर्मेट में दिव्या को 5 जीत 6 ड्रॉ और सिर्फ 1 हार मिली अपने यहाँ पर, ये बड़ी बात है अपने यहाँ पर। ठीक है, ये कई सारे फैक्ट यहाँ पर लिखे, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताइए आप लोग, बताइए क्या होगा। कौन सा कथन गलत है, बताओ कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा हो, बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा बी वाला, नहीं हाँ बी वाला होगा। ठीक है, बी इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलिए भारत की बिजली उत्पादन की क्षमता बहुत बढ़ गई है और पहले पर चीन, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत आ गया। तीसरे नंबर पर बिजली उत्पादन में तीसरे नंबर पर भारत आ गया, यही डेटा यहां पर दिया गया है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि करने वाले देशों में से तीसरे स्थान पर आ गया है। वहीं भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है बस। ठीक है, थर्ड पे आपका इंडिया है। IEA अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा कि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह है शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेजी से निर्माण, घरों में एयर कंडीशनर और अन्य उपकरणों का बढ़ता उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतें हैं। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश ने सभी ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में तेजी से विस्तार किया है। आप जानते हो कि सरकार बिजली उत्पादन के लिए अलग अलग प्रकार की चीजों को कर रही है। ठीक है, और अक्षय ऊर्जा पर खासा जो है जोर दिया रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा पर जोर दिया गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश देखने को मिला है। आप जानते होंगे प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना चल ही रही है। ठीक है, सरकार बिजली उत्पादन के लिए बहुत प्रकार की योजना चला रही है, इसीलिए अब इंडिया तीसरे स्थान पर आ गया है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कई सारे पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वहीं 2024 में देश के बिजली क्षेत्र में कुल निवेश 83% हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी परियोजनाओं में गया। इसके साथ ही भारत 2024 में स्वच्छ ऊर्जा के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता पाने वाला देश भी बन गया अपने आप पे। तो ये भी फैक्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है अपने आप पे। सरकार ऊर्जा क्षेत्र में बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है। आप जानते होंगे देश प्रगति के राह पर तभी बढ़ेगा जब ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा अपने आप पे, है ना। चलिए बताइए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर भाई, सिंपल सी बात है। कितना बढ़िया प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताइए। थर्ड स्थान पर है। ठीक है, चलिए आइए, सी इज द राइट आंसर। अब आपके सामने प्रश्न है कि लोकसभा के काम से कम से होगा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, मतलब मिनिमम जो है एक साल में मिनिमम कितने बार जो है लोकसभा के सत्र बुलाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ये पीसीएस का बैच है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हम लोग प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सारी जानकारी आपको यहां पर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से करिएगा। और इसमें हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखते हैं, प्री के टेस्ट सीरीज, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज, पीसीएस प्री का पीवाईक्यूज की पूरी अलग से प्लेलिस्ट, पीसीएस मेंस का पीवाईक्यूज आपको क्लासरूम में ही पढ़ा दिया जाएगा, आपको साथ साथ में हैंड टू हैंड। ठीक है, और इसमें आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक गलती बहुत करते हैं, सर जब प्री हो जाएगा तब हम मेंस करेंगे। भाई साहब ये गलती मत कीजिएगा। प्री के बाद मेंस की तैयारी नहीं होती है, मेंस के साथ में ही प्री की तैयारी होती है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें कराई जाएंगी। सीसैट का सेक्शन आपका अलग रहेगा, बाकी सारी चीजें आपको अलग यहां पर कराई जाएंगी। ठीक है, बहुत ही मिनिमम फीस रहेगी। इसके लिए आप जो है पीसीएस लिख करके और आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8604409201 पर। ठीक है ना, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, इस पर टिप्पणी लिखिएगा। महान्यायवादी और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस पर टिप्पणी लिखिएगा। लिख करके आप मुझे इसको भेज सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर पर। बाकी कोई दिक्कत होगी सीधे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8604409201 पर। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। यहां पर आप कोई दिक्कत हो पढ़ाई लिखाई में, सीधे आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी मिलेंगे हम लोग कल। एक बार पुनः आप सभी लोगों को विश्व योग दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में अपने योग को शामिल कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जिंदगी में हर पल मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय,
टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।